नमस्कार। राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। माँ का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। महज 11 दिन की थी तब छुपा कर लाई गई थी। पिताजी 5.5 साल के थे। ये कहानी मेरे अकेले की नहीं, तमाम ऐसे लोगों की है जो विभाजन के पहले पाकिस्तान की धरती में पैदा हुए थे। मौजूदा समय में जो पाकिस्तान है, पहले वो अखंड भारत हुआ करता था। इनकी कहानी कभी लिखी नहीं गई। कुछ हालात ऐसे थे कि एक नारा उन दिनों खूब चला था कि लड़ के लिया पाकिस्तान, हंस के ले गए हिंदुस्तान। यानी तब भी हसरतें पाली गई थी कि पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया जाएगा, और ये हसरतें तब पूरी होती नजर आ रही है जब देश में 1956 में आज़ादी के 9 साल बाद एक काला कानून बना दिया गया और नाम रखा गया वक्फ एक्ट। एक ऐसा एक्ट जिससे यहाँ के मुसलमान जो पाकिस्तान चले गए थे उनको वक्फ के नाम पर उनकी जमीनों और उनकी संपत्ति को वक्फ को दान कर दिया गया, जो बढ़ते बढ़ते आज 8 लाख एकड़ से ज्यादा पहुंच गई है। आज ऐसे ही हालात पूरे भारत में है जहां तेजी से कब्जे हो रहे हैं। एक तस्वीर छत्तीसगढ़ की मैं आपको दिखाऊंगा। भिलाई से निकली हुई एक ताजा तस्वीर है। 1-2 नहीं बल्कि 3-4 कई गांवों में आवेदन लगे हैं वक्फ एक्ट को। अगर आप पढ़ ले, गूगल में सारा मसौदा दिया हुआ है। आज आप इंटरनेट से सारी जानकारियां ले सकते हैं कि कैसे किन्हीं लोगों के मान लेने से, सोच लेने से धारा 40 वक्फ एक्ट की एक्टिव हो जाती है। आपको सुन के अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तब पता चल जाएगा कि आखिर कैसे 8 लाख एकड़ जमीन जिनकी हो रही है, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, कुछ लोग लैंड जिहाद में लगे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई से लगे हुए ग्राम खेदामारा, ग्राम जामुल, ग्राम कुरूद, तमाम ऐसे जगह हैं जहां सोच लिया गया है कि वहां जगह हमको लेनी है कब्रिस्तान के लिए। उसके बाद शासन भी एक्टिव हो गया। गुपचुप तरीके से कुछ विज्ञापन दिए गए। उसके बाद वो विज्ञापन कुछ अखबारों में प्रकाशित हुए जिसे लोग भी नहीं पढ़ सके। व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया या दूसरे माध्यम से धीरे धीरे जब लोगों को पता चला, लोग आक्रोशित हुए और अपने भाव प्रकट किए। वो तस्वीरें दिखाऊंगा, वो दर्द दिखाऊंगा, वो भय दिखाऊंगा। आप आराम से सारी चीज़ों को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं और हो क्या रहा है। आगे विस्तार से जानकारी देने से पहले मैं आपको बताऊं कि भिलाई एक औद्योगिक शहर है जहां एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। यह विश्वविख्यात है। इसी स्टील प्लांट वाली औद्योगिक नगरी से लगा हुआ एक गाँव है, उसका नाम है कुरूद। कुरूद का खसरा नंबर 186, रकबा 0.243 हेक्टेयर। ये जगह कब्रिस्तान के लिए दावा की गई। दावा नामक अखबार में जो राजनांदगांव से प्रकाशित होता है, प्रकाशन के लिए दिया गया 13 जून 2022 को। इसके बाद जामुल, जो जामुल लगा हुआ भिलाई से एक इलाका है, जामुल पालिका क्षेत्र आता है। जामुल में खसरा नंबर 386, रकबा 0.073 हेक्टेयर। इसे 14/7/2022 को स्थानीय श्रम बिंदु नामक अखबार में प्रकाशन के लिए दिया गया। इसी तरह खेदामारा नामक एक जगह है जो जामुल से लगा हुआ गांव है। खेदामारा का खसरा नंबर 76, रकबा 0.324 हेक्टेयर। इस पर भी दावा किया गया। 29/7/2022 को तहसीलदार कार्यालय भिलाई से किसी अज्ञात अखबार में प्रकाशन के लिए दिया गया। जब मैं ये सारी बातें बता रहा हूं, एक और रहस्यमयी घटना मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। इसी तहसील कार्यालय भिलाई से करीब 14 महीने पहले भिलाई से कहीं दूर कचांदूर नामक एक गांव है, वहां 5 हेक्टेयर जगह मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए देने का एक इश्तेहार प्रकाशित किया गया था। इस पर भी पुरजोर विरोध हुआ था। तब वहां एक हैरान करने वाली बात सामने आई थी। आज मैं आपको एक बार फिर वो विज्ञापन की कतरन दिखा रहा हूं। ये सरकारी विज्ञापन है, इसे आप सर्टिफिकेट मान सकते हैं क्योंकि तहसीलदार न्यायालय की ओर से जारी किया गया है, जिसमें साफ साफ आप पढ़ सकते हैं, लिखा है माननीय विधायक भिलाई के द्वारा किए गए आवेदन के संदर्भ में। ये सारी बातें आप देख सकते हैं। विज्ञापन में आपको क्लोजअप करके दिखा रहा हूं कि इसमें बाकायदा मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए भिलाई के विधायक ने कोई आवेदन दिया था। यह हैरान करने वाली बात है कि जनप्रतिनिधि भला किसी और विधानसभा क्षेत्र के लिए कैसे आवेदन दे सकते हैं। लोग पूछ रहे थे। वो 14 महीने बाद भी प्रश्न आज भी अनुत्तरी है, इसका उत्तर नहीं मिला है। लोगों का प्रदर्शन था। आज जब बातें उठी तब सिलसिलेवार ढंग से आगे बात खुल रही है। क्या आप कहीं सरकारी जगह के लिए आवेदन देंगे, आपके आवेदन देने मात्र से सरकारी विज्ञापन प्रकाशित हो जाएंगे, और विज्ञापन भी जिन अखबारों में प्रकाशित होंगे जो आम लोगों तक नहीं पहुंच सके। ये विज्ञापन इतने पुराने हैं कि हमें निकालना पड़ा, कोशिश करनी पड़ी, लोगों से बात की, तब पता चला कि भिलाई या दुर्ग नहीं बल्कि संपूर्ण भारत
काले कानून वक्फ बोर्ड की साजिश का शिकार है। पूरे भारत में 32 वक्फ बोर्ड है, एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड है। जो लोग कल तक देश के कानून सीए का विरोध कर रहे थे, आज उसी कानून के भरोसे पूरे देश में कब्जा कर रहे हैं। यही लैंड जिहाद है कि जहां धर्मनिरपेक्ष कहलाने वाले भारत में धर्म विशेष के लोग धीरे धीरे किस तरह से दादागिरी कर कब्जा कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें बहुत भयावह है। ग्राउंड रिपोर्टिंग का सिलसिला आगे लगातार जारी रहेगा। आज मैं भिलाई के तहसील ऑफिस गया, वो तस्वीरें देखी। मौके पर उस वक्त क्षेत्र के स्थानीय सांसद दुर्ग लोकसभा के विजय बघेल भी मौजूद थे। विजय बघेल क्या कह रहे हैं, आम जनता क्या कह रही है, जिन्हें राजनीति से और दूसरी बातों से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, उनका दर्द समझिए, तकलीफ को समझिए। और सिस्टम में बैठे लोगों से मेरा आग्रह है कि राजनीति और स्वार्थ अपनी जगह है, जनता के दिल की आवाज सुनिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, वही लोकतंत्र जिसके लिए कभी अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। इस तस्वीर पर हमें मौके पर शिरीष अग्रवाल नजर आए, चेक शर्ट में। आप जिन्हें देख सकते हैं, ये बीच में जो बैठे हैं, ये आवेदन आपत्ति ले रहे थे। सैकड़ों आपत्तियां इनके हाथ में थी, चुपचाप अपना काम कर रहे थे। ऐसे ही कई अन्य स्वयंसेवक यहाँ लगे हुए थे। शिरीष अग्रवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं, मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। अनेक हिंदूवादी लोग यहाँ मिले जो आपत्ति दर्ज करवाने आए थे। हजारों लोग थे, विरोध के स्वर थे। सिलसिलेवार ढंग से आप देखिए। धोखे से अगर उन्होंने अपना नाम चढ़वा लिया है तो उसके लिए भी हम आपत्ति करेंगे, और अगर हमारे आपत्ति को नहीं सुना गया तो हम लोग अपने तरीके से उस जमीन को खाली करवा लेंगे। चाहे केस बनता है तो बने, उसके लिए हिंदू समाज तैयार है। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे, आपका अपना तरीका कौन सा हो सकता है? मेरा तरीका तो हर जगह वही रहता है, रोको, पहले तो मैं समझाने जाऊंगी, टोको, और नहीं तो लास्ट में मैं ठोको तो करती ही हूँ। ये आपका अपना विचार हो सकता है, आप समझ सकते हैं। लोगों में आक्रोश है, लोगों की अपनी भावना है। मुलाकात करके बाहर निकल रहे हैं, ऑफिस के बाहर खड़े हैं। मैं ये बोला कि मेरी कलेक्टर से बात हुई है, कल ही मैंने बात की 2 बार, और मैंने कहा कि जिस तरह आप लोग दुर्ग में निर्णय लिए वैसी ले। मैंने यही बात इनसे कही कि आप इसको खारिज करिए, नहीं यहाँ तो भीड़ इतना आएगा कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो बोले नहीं सर, उस पर कार्रवाई चल रही है। अगर खारिज नहीं होगा तो क्या अदालती कार्रवाई तक जाएगी बीजेपी सरकार? अदालती कार्रवाई तक जाने के इंतजार हम नहीं कर रहे हैं, यही भीड़ आएगी। आज तो 1000 लोग, 1500 लोग दिख रहे हैं, कल जाके 15, 20, 25 हज़ार और 50 हज़ार, लाख भर के लोग यहाँ इकट्ठा होंगे, दुर्ग में इकट्ठा होंगे। अब घर घर में चर्चा होने लगी है, लोग डर रहे हैं कि मेरे घर को भी वक्फ बोर्ड कहीं ना बोल दे। मतलब हर के मन में आतंक है, और ये शासन और सरकार के लोग, यहाँ के मुखिया अपने आप में मस्त है। कहीं भी उसकी एक भी टिप्पणी नहीं आ रही है। यहाँ के राजस्व मंत्री एक भी टिप्पणी नहीं है, यहाँ के विधायक, यहाँ के अन्य नेता कांग्रेसी एक शब्द भी इस पर नहीं बोल रहे हैं। और तो और वहाँ दुर्ग में जब हुआ तो अरुण वोरा जी वो एक उसके पदाधिकारी को लेके चले गए। मतलब हद हो गई यार। आप जनता के साथ रहो, जनता जिसने उन्हें चुनी है, जिन सरकार में आपको बिठाई है, इतना बड़ा जनादेश देके, उनके भावनाओं को आप लोग अनदेखा कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जहाँ भी अपने हकदार वो रखे, दावा करे, वहाँ उसका हो जाएगा। ये कोई ब्रह्मा की लकीर है क्या? 1995 में जो काला कानून बनाया कांग्रेस शासन में, लोकसभा में, उसका दुष्परिणाम है ये। उसमें आर्टिकल 54, आर्टिकल 55 में इतना बड़ा अधिकार दे दिए, उसको एक अदालती अधिकार भी दे दिया गया। खुद उनके ऊपर अदालती अधिकार रहेगा, और वो जहाँ भी चाहे वो अपना दावा ठोक सकते हैं। उनको प्रमाण देने का आवश्यकता नहीं है, प्रमाण वो देगा जिसके ज़मीन में वो दावा किया है। आज वही लोग आए हैं यहाँ पे दावा आपत्ति करने, और लगानी की ज़मीन है, पुरखों की ज़मीन है, शासकीय ज़मीन है। महात्मा गांधी स्कूल में दावा कर दिए, तहसील ऑफिस दुर्ग में दावा कर दिए। क्या कर रहे हैं शासन प्रशासन? इसमें क्या निर्णय लिए हैं? जनता जिस तरह आक्रोशित है, उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम इनके साथ हैं और हमेशा हर पल इनके साथ रहेंगे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ये ठान के रखे हैं कि जैसे ही राज्यसभा में हमारी बहुमत आएगी, हम इस काले कानून को ध्वस्त करेंगे और इसके जो अधिकार है उसको छीन लेंगे। ये जो वक्फ बोर्ड वाले हैं, ये हमारी ज़मीन को अपनी बना लेते हैं और चुपचाप तरीके से दे देते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कि ये हमारी ज़मीन है, हमारा घर है, हमारी कुछ प्रॉपर्टी है। तो इन लोग कानून से कर रहे हैं। इन लोग कौन से कानून से कर रहे हैं नहीं पता। कानून सिर्फ हमारे लिए है,
हम ही लोगों का है कि हम कानून से चले। और ये सारे लोग मतलब बहुत बहुत गुस्से में हैं और इनके साथ में जो हो रहा है अन्याय हो रहा है। हम शासन के पास एक विषय रखे थे कि वक्फ बोर्ड का की प्रासंगिकता या औचित्य छत्तीसगढ़ में है ही नहीं, क्योंकि यहाँ मुस्लिम है ही कहाँ। क्योंकि आप मांगों को मानते रहोगे, और मांग क्यों और वक्फ बोर्ड क्यों? आपने 500 साल तक हमको गुलाम बना के रखा। अब आप कांग्रेस की सरकार उन्हीं के वंशज बन के छत्तीसगढ़ के भोले भाले भाव प्रवण व्यक्तियों के ज़मीनों का अधिग्रहण करके वापस आप वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं। ये तो लज्जाजनक बात है। ये तो केंद्रीय कानून है, राज्य का कानून नहीं है। वही ये श्रृंखला छत्तीसगढ़ से बने। दुर्ग ने विरोध किया, कई सारे लोगों ने आपत्ति की उनके दावों पे जो वक्फ बोर्ड करता है। कई सारी ज़मीनें हैं, भिलाई के लोग भी यहाँ आपत्ति दावे अपना दर्ज करने आए हैं। गलत काम कोई भी होते हैं वो छुपा के होते हैं। एक व्यक्ति यहाँ त्रिपुण लगाए हुए युवा है, आप बताएंगे कि आप यहाँ कैसे आए हैं और किस तरह का विरोध है आपका? मैं आदित्य वाहिनी से जुड़ा हुआ हूँ, शंकराचार्य जी का शिष्य हूँ जी। और जैसे भी कोई भी कार्य होता है हिंदू समाज के लिए वहाँ उपस्थिति मैं प्रयास करता हूँ कि मेरी दर्ज हो। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में अभी दुर्ग में भी किया गया था, फिर पुनः से यहाँ पर दाखिल किया गया है, तो उसी के विरोध में सब आए हैं आपत्ति अपनी दर्ज कराने। तो उसी के सिलसिले में मैं भी आया हूँ। 1947 में भी कांग्रेस से साथ मिल करके मुसलमानों ने, जो कि उस समय 20% थे, उन्होंने भारत की 30% ज़मीन पर कब्जा किया। आज एक बार फिर कांग्रेस के साथ मिलकर मुसलमान वही एक प्रपंच चला रहे हैं और वक्फ बोर्ड के नाम पर हिंदुओं की ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। विष्णुराम चंद्राकर, भिलाई नगर व्यवसाय प्रमुख का दायित्व है। हम छत्तीसगढ़ वाले हैं और छत्तीसगढ़ की ज़मीन को मुसलमानों को देने का हम सख्त विरोध करते हैं, क्योंकि ये जो दिया जा रहा है वो अवैध है और अवैध का हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और छत्तीसगढ़ अवैध कैसे बोल सकते हैं? तो कानून के तहत दिया जा रहा है। उनका कहना है कि वक्फ एक्ट में प्रावधान है, हमने आवेदन लगाया, इसको आप अवैध कैसे कह सकते हैं? जो वक्फ बोर्ड बनाया है उस शासन को बदलने का प्रयास करेंगे हम। तो ये तो केंद्र का कानून है, तो यहाँ राज्य सरकार इसमें क्या कर सकती है? राज्य सरकार का इन्वॉल्वमेंट आप कैसे बोल सकते हैं? राज्य छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा सुनाई दे रहा है, छत्तीसगढ़ की सरकार ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है मुसलमानों का। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री बोल रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि वक्फ बोर्ड के द्वारा अगर उनको ज़मीन दिया जाता है तो यहाँ हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, तो उनको क्यों नहीं दिया जाता है? सब चीज़ कानून उनके लिए बना हुआ है, हमारे लिए क्यों नहीं कानून बना हुआ है? तो केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले नरेंद्र मोदी की सरकार है, आप उनसे क्यों नहीं बोलते बात? केंद्र में तो जो सरकार बनी है वो तो 2014 में बनी है, उससे पहले कानून लागू हुआ है ना। लेकिन हमारी जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, इस कानून को हटाने के लिए पूर्ण जोर विरोध कर रही है और इसे जिस तरीके से हटाना चाहेगी वो हटाएगी, बिल्कुल वो हमारे समर्थन पे है। भिलाई शहर के अलावा आसपास के ग्रामों से भी काफ़ी सारी महिलाएं आई हुई है। ऐसी यहाँ कुछ ग्रामीण महिलाएं हैं, अपना परिचय देंगे, किस गांव से आप आए हैं और किस लिए आए हैं? मोर नाम पूर्णिमा साहू पुरुष से हूँ, वार्ड 22 से जेकरा भैया हूँ। शमशान घाट ला बेचन नहीं देवन, आज भी नहीं बेचन देन, कल भी लड़ जबो, लड़ाई कर लेबो, बकरा गाय हत्या सब बंद होना चाहिए, हमारे गाँव आने नहीं देवन। आप जानकारी देंगे कि क्या आपके गाँव कुरूद में शमशान घाट की जगह को दिया जा रहा है और किसको दिया जा रहा है? थोड़ा खुल के बताएंगे। मुसलमान लोग को दिया जा रहा है, ऐसे करके सूचना मिले थे तो पूरा और लगाए थे और आए थे भाई लोग आवेदन करके थे। और ये जगह मुसलमानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? नहीं देना है बोल के। तो भाई हम लोग कहाँ जाएंगे? किसान आदमी है, गांव में खेती बाड़ी करते हैं। ये तो सब क्या गुपचुप तरीके दिया जा रहा है या? हम लोग को जानकारी नहीं है किसने बेचा है, क्या क्या चोरी छुपे हुए, हम सबको जानकारी है। निगम से हाथ जोड़ के हम लोग से ये व्यवस्था, हमारे गाँव का शमशान घाट हमारा ही रहना चाहिए। निगम नहीं माना तो क्यों नहीं मानेंगे? हम सब जनता लड़ जाएंगे, मार जाए या मर जाए, आंदोलन के लिए खड़े हो जाएंगे। वक्फ बोर्ड की गुपचुप कार्रवाई को लेके आक्रोश, गुस्सा, विरोध अलग अलग हिंदुवादी संगठनों की ओर से हो रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, अपना परिचय देंगे और बताएंगे कि ये बजरंग दल इसमें किस तरह से लोगों की आवाज़ समझ पा रहा है और इस घटना के बारे में प्रकाश डालेंगे। परिचय देंगे। मैं रामलोचन राकेश तिवारी, बजरंग दल विभाग सह संयोजक। आप लोग तहसीलदार से पूछे कि ये जो कार्रवाई गुपचुप क्यों हो रही है करके? हमन न तहसीलदार ले पूछन न सीएम ले पूछन, हमन भैया बजरंगियन, हमन कोई भी वक्फ बोर्ड ला या विशेष समुदाय ला 1 इंच जमीन नहीं दन। डिसमिल एकड़ तो बहुत भी दूर के बात है। हिंदू समाज के जमीन ला कोई वक्फ बोर्ड ला आप बोले जगह नहीं देंगे, जगह तो मिल चुकी है कई सारी उनको, फरीदनगर में कई जगह इन लोगों ने अपना करवा लिया है, उसमें आप क्यों नहीं बोलते? जबरदस्ती कब्जा करे है, जेकर जानकारी हिंदू समाज है नहीं दे पाई, जेकर जानकारी भिलाई 3 चरोदा इलाके की पूर्व महापौर
चंद्रकांता मांडले जी इस वक्त हैं हमारे साथ में। मांडले जी बताएंगे कि ये जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को लेकर के क्या आपके कार्यकाल में ऐसा कोई केस आया था जब लोग आवेदन कर रहे थे या कब्जा कर रहे थे? उस समय ऐसा टाइप का घटना सुनने में तो आ रहा था, पर ऐसा टाइप का जो अभी जो काले कानून आया है कि बाकायदा लोगों को नोटिस दिया जा रहा है कि ये हमारी ज़मीन है, ऐसे करके अभी समझ में आ रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की मनमर्जी जिस तरह की चल रही है, जिस तरह से दुर्ग के बाद छत्तीसगढ़ के एक और शहर भिलाई में गुप्त तरीके से आवेदन लगाया गया, सिलसिलेवार लोगों का विरोध हुआ। मैंने सारी बातें आपसे साझा की, लोगों का दर्द समझाने की कोशिश की। उसके बाद आगे वक्फ बोर्ड की इस दादागिरी के विरोध में जनता क्या करती है वह तो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन जो बातें आप समझ पा रहे हैं, जो किस काले कानून के बारे में इस धर्मनिरपेक्ष कहलाने वाले देश में मुसलमानों के लिए एक कानून और हिंदुओं के लिए दूसरा कानून, जैसे कि साफ साफ वक्फ एक्ट के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा, सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स पे जाके जरूर लिखिएगा। राष्ट्रपोत आपका अपना जनमंच है, हमारा सूत्र वाक्य है राष्ट्र ही सर्वोपरि। कोशिश रहेगी कि राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर प्रस्तुति दें, जनता की आवाज़ बनकर लगातार हम आपके साथ जुड़े रहें। नमस्कार।